नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। बांग्लादेश के यूनुस वैसे भी ढीली विकेट पे बैठा हुआ है, लेकिन अब उसकी तरफ एक मोटा झटका आने वाला है और वो झटका आएगा शेख हसीना की तरफ से। ये पता चला है कि शेख हसीना एक टेलीवाइज इंटरव्यू देने के लिए प्लान कर रही हैं। एज मैटर ऑफ फैक्ट वो इस टाइम पे शूट हो रहा है। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कौन से राह की साजिश है, ये तो अभी आगे जाके ही पता चलेगा। लेकिन शेख हसीना की शक्ल और उसकी आवाज देख के ऑब्वियसली बांग्लादेश के अंदर एक रेजिस्टेंस खड़ी होने के काफी सारे चांसेस हैं और इसके ऊपर काफी हद तक अंदर एक डिस्कशन चलना शुरू हो चुका है कि किस तरह इसको रोका जाए। इतना डर बैठ चुका है कि यूनुस ने पुलिस को एक नोटिस भेजा है, जहां पर 64 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पुलिस को बोला गया है कि साहब, जितने भी अवामी लीग के वर्कर्स और स्टूडेंट्स हैं उनको जरा आप अरेस्ट करिए। अभी ये टोटल 4 मिलियन के करीब में लोग हैं जो ऑफिशियली हैं। अब 4 मिलियन 40 लाख लोगों को किस तरह से अरेस्ट करेगा, ये भी जरा देखने में बड़ा मजा आने वाला है। तो काफी एक डेस्परेट सी यू नो डेस्परेट सी गेम चल रही है। now, यहाँ पर इतनी डेस्परेट है कि स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के एक कोऑर्डिनेटर ने हसनत अब्दुल्ला ने कल जर्नलिस्ट को तक धमकी दे दी। बोला कि भैया, आप बड़ा इधर उधर चीजें लिख रहे हो, आप ह्यूमन राइट्स लिखते हो, अवामी लीग के बारे में, आप इनके बारे में लिखते हो, आपको बड़ा प्रो भारत आपका नजरिया है, और जरा हम आपके कलम तोड़ देंगे। तो ये चीज भी बाहर आई। लेकिन कल हुई लीक कुछ व्हाट्सएप चैट्स। इस व्हाट्सएप चैट्स के अंदर स्टूडेंट के जितने भी लीडर्स हैं उनसे ये पता चल रहा है कि भाई, स्टूडेंट्स को जिन्होंने मतलब ये पूरा रैली अप किया था, वो स्टूडेंट्स को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अभी 20 जनवरी के बारे में थोड़ा सा डर लगना शुरू हो चुका है और यहाँ पर जयशंकर के भी विजिट के बारे में, इन लोगों के बारे में, इन लोगों के ग्रुप्स के अंदर बातें शुरू हो चुकी हैं। इनको ये दिखता है कि साहब, ये अवामी लीग वाले भारत के सपोर्ट के साथ ये हिट बैक मारेंगे, और अगर ये हिट बैक मारेंगे 6 महीने से जो हम इनके साथ कर रहे हैं, अगर ये हमारे साथ होगा तो हम क्या करेंगे। उसके बाद बोलते हैं कि साहब, क्या हमको हथियार दिए जाएंगे, क्या हमको मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि हमारे पीछे तो बहुत बुरी तरह पड़ने वाले हैं। एक ग्रुप में तो ऐसी भी बात हुई कि भाई, अगर यूनुस भाग गया तो हम क्या करेंगे। और ये भी पता चला कि कुछ स्टूडेंट यूनियन के जो स्टूडेंट्स ग्रुप के लीडर्स हैं, वो अपने पैसे बाहर ऑलरेडी भेजने शुरू हो चुके हैं, जहां पर काफी जितने भी इनके सपोर्टर्स होंगे वो देख रहे हैं कि भाई, अगर ये सारे भाग गए, हमने तो इनको सपोर्ट किया था, हमारा क्या होगा। तो इसका डर अभी बाहर बैठना शुरू हो चुका है और इनके व्हाट्सएप चैट्स एक्चुअली लीक होने शुरू हो चुके हैं। मैं व्हाट्सएप चैट्स दिखाऊंगा नहीं, एंड ऑफ कोर्स क्योंकि सोर्स पता चल जाएगा, और जिस चैट में ये सब चीजें हो रही हैं, और जो भी है, वो जो भी लीक लीक करने के और भी चीजें और भी थोड़े से चांसेस होंगे, वो पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन जस्ट टू टेल यू दैट आई हैव द व्हाट्सएप चैट्स, और ये ऑनलाइन भी घूम रही हैं। बट हैविंग सेड दैट, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मैं उनको क्यों दूं, क्यों जाके मैं इनको फेमस करूं, क्योंकि मुझे पता है वहां से काफी लोग देखते हैं। सड़कों पे इतनी हालत खराब है कि भाई, क्रिमिनल्स का राज, गुंडा राज और एक्सटॉर्शन पूरी तरह से चल रहा है। यहाँ पर ढाका स्टार की तरफ से डेली स्टार की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि टॉप क्रिमिनल्स ऑन एक्सटॉर्शन स्प्री कहते हैं कि नवंबर पिछले साल में कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने करीब 16.5 लाख का एक बिल्डिंग अक्वायर करी। उसके बाद वहां पर लोकल गैंग खड़ा हो गया और बोला कि भाई, 3 लाख रुपए, 3 लाख टका हमको दे दो, नहीं तो हम तुम्हारे को काम नहीं करने देंगे। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने काफी सारे 6-8 इंसिडेंट्स वहां पर बताए हैं। यहाँ पर देखिए, भारत भी अब थोड़ा सा बोलते हैं ना, माइंड गेम्स खेलना शुरू हो चुका है। और जिस तरह से कल रात को हमने रामी जी से भी बात करी, वेयर शी इज एक्चुअली वेरी क्लियरली सेड कि देखिए यार, माइंड गेम्स इज मोस्ट क्रिटिकल। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड नहीं यूज करे, बट उनका मीनिंग ये था। यहाँ पर हमारे आर्मी चीफ के लेक्चर के अंदर जो 2-3 दिन पहले हुआ था, उन्होंने बोला था कि नॉर्मलसी वापस आएगी बांग्लादेश के साथ हमारी, लेकिन जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट एक प्लेस पे आएगी। तो ये आपको दिखाता है कि भाई, जो हमारे विक्रम मिस्री साहब फॉरेन सेक्रेटरी जब वहां पर गए थे, उनके साथ भी यही बातें उनके साथ भी यही बातें की गई थी। उन्होंने भी यही चीज बांग्लादेश को समझाई थी कि यार देखो, ऐसा है, हम आपको रिकग्नाइज करते नहीं है। तो जब तक कोई एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट आती नहीं है, ना हम आपके साथ कोई एंगेजमेंट कर सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। ये जो पूरा एस्केलेशन चल रहा है, जहां पर बांग्लादेश के यूनुस की तरफ से काफी हद तक ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं कि भारत के साथ एस्केलेट करिए बॉर्डर गार्ड्स को और ये सब चीजों को। ये एक नजरिया है अपने आप को एक लेजिटिमाइज करने का कि कहीं ना कहीं अगर बैठ के बात करनी पड़े इसको,
कि भई नहीं, नहीं यूनुस से जाके बात करो ताकि इसको थोड़ा ठंडा करें टाइप्स, ये अपने आप को एक लेजिटिमेसी देने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चीज़ ये है कि जिनके अंदर जो एक क्राइसिस है उसको छुपाने की कोशिश कर रहा है और बेसिकली एक नेशनलिज़्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, नथिंग रॉन्ग विद नेशनलिज़्म, बट नेशनलिज़्म बनाने की कोशिश कर रहा है जस्ट टू से कि भई देखिए भारत से हमको भी खतरा है। खतरा तो इतना है लेकिन चावल माँगने भी हमारे पास आता है, पेट्रोल लेने भी हमारे पास आता है। अभी ये पता चला है कि भई 130 मेट्रिक टन डीज़ल भारत से ये इन लोगों ने खरीदा है व्हिच इज़ एन ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट। यार तुम इतने एंटी इंडिया हो तो क्यों आते हो? अब पता चला कि भई पाकिस्तान से जाके ये लोग चावल खरीदेंगे, जो पहले भी खरीदते थे, इसके अंदर कोई वो नहीं है। लेकिन इनको भी ये पता चला है कि भारत ने इनकी थोड़ी-सी बैंड बजाई है और भारत पे अगर पूरी तरह से डिपेंडेंसी हो गई, तो फिर भारत गलत तरह से इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो कहीं न कहीं एक एक थोड़ी-सी अपने आप को ना हेज करने की कोशिश कर रहे हैं। बट पंगा क्या है, भारत फिर भी दे देगा आपको बड़े आराम से। पाकिस्तान तो भैया फिर आपको पता ही है, पाकिस्तान, पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पहले भी इतने कमिटमेंट्स हैं कि वो इनको क्या देगा और पाकिस्तान ₹15 एक्स्ट्रा ही लेगा। अब भारत भी ऐसे ही काम करता है, लेकिन भैया पाकिस्तान, पाकिस्तान है। एबीवी जो सॉरी बीएनपी की तरफ से अभी ज़रा काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। उन्होंने बोलना बोलना शुरू करा है कि भई हमको ये इलेक्शन चाहिए मिड 2025 के अंदर। और ये भी पता चला है कि भई बहुत बुरी तरह से जैसे मैंने आपको काफ़ी बारी मैं बता रहा था इंसिडेंट्स दिखा के कि भई बीएनपी और जमात के बीच में भी गड़बड़ें होनी शुरू हो चुकी हैं। और बीएनपी की तरफ से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है। स्ट्रॉन्ग ये स्टैंड लिया है कि भैया आप तो रिफॉर्म रिफॉर्म की बात कर रहे हो, अभी तो कुछ शुरू तो करा नहीं आपने, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप शुरू करोगे, आप बोलोगे मेरे को 5 साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 1.5 साल लगेगा। ये चीज़ बिल्कुल भी कर नहीं सकते। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन्होंने बोली, ये बोलते हैं कि भई जो रिफॉर्म्स होते हैं, दे कैन ओनली बी डन बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट और यही चीज़ भारत भी बोल रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और बांग्लादेश के अंदर भी ये भी स्टेटमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं कि भाई बीएनपी अभी भारत से बात कर रही है, देखो ये भारत के साथ जाके बैठ गए हैं, ये है, ऐसा है, वैसा है, काफ़ी कुछ चीज़ें चल रहे हैं। देखिए जो एक स्टेटमेंट है वो तो ये देते रहें, इट डज़न्ट रियली मैटर और भारत अपनी जियोपॉलिटिक्स और अपनी जो भी बैकएंड पे गेम खेलनी है वो खेलेगा, उसमें क्या प्रॉब्लम है? दैट इज़ हाउ इट विल बी। अब जो रेडिकल पार्टीज़ हैं, जैसे जमात-ए-इस्लामी और ये जितनी भी पार्टीज़ हैं, इनको चाहिए कि नहीं, नहीं, नहीं यार ये इलेक्शन हो गया तो वापस हमारे अंदर जाने के चांसेस हैं। अब आप ये देखिए कि प्रेशर डाल-डाल के यूनुस के ऊपर और यूनुस के अपने एजेंडा के तहत इन लोगों ने जितने भी जमाती हैं, जितने भी टेररिस्ट लोग हैं जो जो जेलों के अंदर बंद थे, उनको सबको बाहर निकाल लिया है। यहाँ तक कि कल खबर आई कि परेश बरुआ का जो पहले लाइफ इम्प्रिजनमेंट था, उसकी तरह सज़ा भी कम कर दी है और काफ़ी और लोगों का जिनके अंदर ट्रक पे हथियार ले जाने के इल्ज़ाम थे, उन सबको अभी सज़ा छोटी कर दी है। तो ये बेसिकली क्या है, यूनुस को पता है कि अगर उसको अपनी लेजिटिमेसी बना के रखनी है, उसको ये जमातियों और जिहादियों को थोड़ा-सा अपीज़ करके रखना पड़ेगा। यही ट्रिक वो बीएनपी के साथ करता है बट बीएनपी इज़ नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। तो काफ़ी हद तक ये एक उनको रिलीज़ करके उनके नेटवर्क्स को थोड़ा-सा हेल्प देके ये अपनी एक लेजिटिमेसी बना के रखना चाहता है, क्योंकि उसको पता है जहादी के अलावा कोई उसको कोई सपोर्ट करेगा नहीं। और बीएनपी बड़ी स्मार्ट है इस चक्कर के अंदर। बीएनपी बार-बार एक ही सवाल पूछती है कि भई जमात वाले लोगों ने तो पाकिस्तान के साथ मिलके इतने लोग मारे थे, कभी भी इन लोगों ने अपोलोजाइज़ तक नहीं करा। और ये भी चीज़ देख लीजिए, कई लोग अभी जो वैट जैसे बढ़ा है वहाँ पर उसमें कहीं न कहीं बहुत ज़रा झटके लग रहे हैं और जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बांग्लादेश जिसकी तरफ से जो एक इनके राशन के प्रोग्राम चलते थे, वो बंद होने से काफ़ी हद तक सवाल उठने शुरू हो गए हैं और लोग पूछना शुरू हो गए हैं कि भई ये वैट के जो इंक्रीज़ हुआ है, क्या ये था इकोनॉमिक रिफॉर्म? क्योंकि अगर ये था तो भैया हमको नहीं चाहिए। अब देखते हैं, देखिए ये जितना जो सीरीज़ ऑफ एक डिसीजंस दिखते हैं हमको यहाँ पर, जहाँ पर गवर्नमेंट की मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसीज़ हैं और जो मार्केट पॉलिसीज़ हैं, ये दिखता है कि साहब स्टेबलाइजेशन का नाम देके ये बेसिकली एक आईएमएफ का पूरी तरह से एजेंडा सेट कर रहे हैं, क्योंकि आईएमएफ जब तक ये एजेंडा पूरा इनका सेट नहीं होगा, तब तक इनको जो $4.7 बिलियन के लोन्स जो ये माँग रहे हैं आईएमएफ से, वो कभी मिलेंगे नहीं। और ये बेसिकली एक पाकिस्तान की हालत है, जैसे पाकिस्तान को भी ज़रा डंडा मारा जाता है, तो पाकिस्तान कूदता है, फिर उल्टे-सीधे काम इधर पे करता है। गवर्नमेंट को ये लगता है कि साहब गवर्नमेंट का एक नज़रिया है कि साहब नहीं, वैट से कभी भी लोगों के ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो स्ट्रीट इंटरव्यूज़ अभी आ रहे हैं बांग्लादेश से, वहाँ पर काफ़ी हद तक एक रोना-धोना हमको दिख रहा है। अब भारत से एक अग्रेसिव पोस्चर लेने के बाद इनको ये समझ में आ रहा है यार अग्रेसिव पोस्चर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए मीडिया में गलत पड़ता है, तो अभी एक
विक्टिम कार्ड खेलना शुरू हो चुके हैं और इनके मीडिया के अंदर एक रिपोर्ट फैलाई जा रही है कि बांग्लादेश में पिछले 10 साल में सबसे हाईएस्ट बॉर्डर डेथ्स हुई हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में भारत ने करीब 15-20 बंदूकों पे गोली मारी है, उसमें से 2-3 तो मर भी चुके हैं। तो ये काफ़ी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए जी भारत हम पे अत्याचार कर रहा है और हमारे ऊपर ना देखिए इतने हाईएस्ट डेथ्स हो रखी हैं और ये हो रखा है। मैं तो बोलता हूँ भैया हाईएस्ट डेथ 10 साल, ये 10 साल के जितने हैं यहाँ पर 1 साल में करो अगर इनको अकल दिखानी है तो। और अगर अकल नहीं आती तो फिर ज़रा कुछ और भी करना पड़ेगा। उसके बारे में कभी और बात करेंगे। भारत ने एक और गेम खेली जहां पर आईएमडी की तरफ से जो बोलते हैं कि भाई अनडिवाइडेड इंडिया को इनवाइट करा है कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पर पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया है, बांग्लादेश बोलता है मैं नहीं आ रहा। अब पाकिस्तान में लोग बोलते हैं यार ये क्या हो गया भैया, बांग्लादेश तो जो ऐसा है वो आंखें दिखा सकता है भारत को, लेकिन हम तो भैया भीगी बिल्ली बन के वहां पर जा रहे हैं। तो ये देखिए इन दोनों के बीच में ना ये बड़ी फनी सी बोलते हैं ना, कभी ऐसे ऐसे कुत्ते बिल्ली की दोस्ती है, कभी इधर रोएंगे कभी उधर रोएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ, इनका जो प्रेस मीडिया है और इनके जो गवर्नमेंट का जो देखने का नज़रिया है वो बहुत जल्दी बदलने वाला है और हमको दिख रहा है ऑलरेडी बदल रहा है। तो चक्कर क्या है कि जो इनको एक लेजिटिमेसी मिलती थी बाहर से और जो एक लेजिटिमेसी इनको अंदर से थी, वो अब थोड़ी ढीली पड़नी शुरू हो चुकी है। फॉर द सिंपल वेरी फैक्ट कि लोगों को जो इन लोगों ने प्रॉमिस करे थे कि हम ऐसा कर देंगे, हम जादू की छड़ी घुमाएँगे, वो सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। क्योंकि देखिए पहले तो इनको करनी आती नहीं है। दूसरा, ये जितने भी बैठे हुए हैं, ये अपने पैसे बनाने के लिए बैठे हुए हैं। आप सबको पता है यूनुस ने कैसे अपने लोन माफ कराए, अपने आप को टैक्स हॉलिडे दिलवाया और ये भी पता चल रहा है कि स्टूडेंट्स के अकाउंट्स के अंदर मिलियंस ऑफ डॉलर्स पड़े हैं इस टाइम पे। ये स्टूडेंट्स जितने भी इनके सो कॉल्ड लीडर्स हैं, जो भागने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इनके बेचारों के बच्चे हैं, जो इनके बच्चे बेचारे हैं, जो इनकी बातों में बह गए थे, अभी उनको लग रहा है डर कि भई अगर आ गई शेख हसीना वापस, तो फिर तो घंटियाँ बजने वाली हैं बहुत बुरी तरह से। यहाँ पर सोने पे सुहागा शेख हसीना का भी टेलीवाइज़्ड इंटरव्यू आएगा। तो ये देख के काफ़ी हद तक बांग्लादेश में नज़र रखनी पड़ेगी, किस जगह पे आग कैसे लगती है। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। आज बड़ा इंटरेस्टिंग सा दिन रहेगा गाइज़ आपके लिए। सबसे पहले अभी थोड़ी देर में आपके पास एक छोटा-सा अपडेट आएगा जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ भारत में नेशनल सिक्योरिटी तक से खेलने को तैयार हैं अपने इलेक्शन जीतने के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे और दोपहर में इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में थोड़ा-सा डिगिंग और करेंगे कर्नल आरएसएन साहब के साथ। आई वांट टू रिमाइंड पीपल इन दिल्ली कि साहब आप किस जगह पे खड़े हो एंड सुनिए कर्नल आरएसएन साहब को, जब आपको पता चलेगा कि किस किस जगह पे आप खड़े हो और कौन आपके अभी सत्ता के अंदर है और उनके क्या-क्या कनेक्शंस हैं, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें करी हैं। ही इज़ वन ऑफ द फोरमोस्ट वॉइसेस एज़ फार एज़ दीज़ गाइज़ इज़ कंसर्न्ड। तो ये साहब आएँगे हमारे पास और कर्नल साहब हमको बताएँगे कि भई कैसे हमको इस सिचुएशन को समझना चाहिए। रात को हम बात करेंगे इंटरनल सिक्योरिटी की थोड़ी और पथिकृत पायन जी से। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ, मैं बोलना भूल गया, बट आप सबको पता है थोड़ा-सा चैनल थोड़ा-सा स्लो चल रहा है इस टाइम पे। पिछले 4 दिन से हम 380-81 पे ही खड़े हुए हैं। 4 नहीं, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता हो गया अब तो। थोड़ा-सा इन लोगों ने कुछ वॉल्यूम कम करी है। एक एक वीडियो थोड़ा-सा हमारा वायरल हो गया था उसके बाद। तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करिए, मेंबर्स बनिए, दैट रियली हेल्प्स ओपनिंग अप द चैनल। सपोर्ट करिए यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, या फिर आप जैसे मैंने आपको बताया मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।